गुलामी की जंजीरों को हम भारत के लोगों से ज़्यादा भला कौन ही समझ सकता है। हम हिंदुस्तानियों ने करीब 200 सालों तक अंग्रेज़ों की गुलामी झेली और उससे भी पहले मुगलों की। लेकिन आज मैं आपको गुलामी की नहीं बल्कि एक ऐसे आज़ाद देश के बारे में बताने वाली हूँ जिसने अपने 1000 साल के शासनकाल में किसी की भी गुलामी नहीं झेली। फिर चाहे वो अंग्रेज़ हो या फिर मुगल, उसे अपना गुलाम नहीं बना सके और मजबूरन अंग्रेज़ों को ही उनसे दोस्ती करनी पड़ी। ये कहानी है हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल की। आखिर क्या वजह रही कि नेपाल किसी का गुलाम नहीं बना? क्या वहाँ के शासक इतने समझदार थे कि उसने अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को वहाँ चलने नहीं दिया, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मुगल हो या अंग्रेज, कोई भी नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। आज से कई 100 साल पहले दुनिया में देश नाम का कोई भी शब्द नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय राजाओं महाराजाओं के बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे जिनके नीचे छोटे छोटे राजा अपने इलाके पर शासन किया करते थे। इतिहास में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ये आखिरी ऐसा साम्राज्य था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके वंशजों ने एशिया के सबसे बड़े हिस्से पर शासन किया। और इस समय मौर्य साम्राज्य के अखंड भारत में नेपाल भी शामिल था। लेकिन ये आखिरी बार था जब कोई शासक अपनी ताकत से नेपाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर पाया था, क्योंकि इसके बाद जितने भी हमले हुए उसमें चाहे मुगल शासक हो या फिर अंग्रेज, कोई भी कभी भी नेपाल को पर कब्जा नहीं कर पाया। यहाँ तक कि तिब्बत पर हमला करने के बाद भी चाइना कभी भी नेपाल पर कब्जा नहीं कर सका। नेपाल और भारत के इतिहास को यदि देखें तो आज से करीब 1600 साल पहले मौर्य साम्राज्य के एक छोटे से समय काल के दौरान नेपाली हिस्सा मौर्य साम्राज्य में शामिल था। लेकिन जल्द ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर टूट गया और नेपाल के साथ साथ भारत के कई राज्य मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए। जहां दूसरे कई नए छोटे राजा उभर कर सामने आए, तो उस समय भारत में कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिन पर कई छोटे छोटे राजा शासन करते थे और एक दूसरे से संपत्ति और जमीन के लिए लड़ते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था और भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब 30% थी। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था से दुनिया के कई आक्रमणकारी राजा भारत की तरफ आकर्षित हुए, जिसके बाद मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया और इस तरह से 1526 में पानीपत की विजय के बाद बाबर ने भारत के बड़े इलाके पर मुगल एम्पायर की नींव रखी, जो मौर्य एम्पायर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा। लेकिन इसके बावजूद भी मुगल साम्राज्य के शासक कभी भी नेपाल को मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था कि मुगल राजाओं ने नेपाल को मुगल साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कई बार नेपाल पर आक्रमण भी किया और नेपाल की राजधानी को लूटा भी, लेकिन वे नेपाल पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। मुगलों द्वारा नेपाल पर किए गए 2 बड़े आक्रमण के बारे में हमें इतिहास में देखने को मिलता है, जब विदेशी ताकतों द्वारा नेपाल पर कब्जा करने की नाकाम कोशिशें भी की गई। नेपाल पर पहला आक्रमण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच एक इस्लामिक आक्रमणकारी के द्वारा किया गया था। उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ नेपाल पर आक्रमण करने की कोशिश किया। इस सेना का सामना नेपाल के सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसे गोरखी सेना के नाम से जाना जाता है, उसने किया। गोरखी सेना को नेपाली पहाड़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण उन्होंने इस्लामिक आक्रमण को रोक दिया। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में भी एक बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने नेपाल पर काफ़ी बड़ी सेना के साथ हमला किया। उसका प्रयास भी बहुत बुरी तरह से विफल रहा और उसकी सेना के कई हजार सैनिक नेपाल के बड़े ऊंचे पहाड़ों में भूख प्यास से मारे गए। क्योंकि नेपाल दिखने में छोटा भले ही लगता है, लेकिन नेपाल को जीतना इतना आसान नहीं है। नेपाल दुनिया में सबसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में से एक है, जहां दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पर्वत में से 8 हैं। और परेशानी सिर्फ ऊंचाई ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ पानी और खाने पीने की भी कमी बहुत बड़ा समस्या है, जिसके कारण इन इलाकों में बड़ी सेना को लेकर जाना और फिर इस ठंडे इलाके में युद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेपाली गोरखाओं को इस तरीके के इलाके में युद्ध लड़ने की रणनीति का अनुभव है, पर जब कोई दूसरे आक्रमणकारी एक नई जगह पर आकर लड़ते हैं तो उनकी क्षमता और रणनीति किसी काम की नहीं रह जाती। उदाहरण के लिए, जब मुगलों ने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ नेपाल पर हमला किया तो उनकी सेना की सबसे बड़ी ढाल माने जाने वाले घोड़े और हाथी नेपाल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार ही नहीं कर पाए और बड़ी संख्या में मुगलों के हाथी और घोड़े इन पहाड़ियों को ही अपना दम तोड़ देते। इसके अलावा यहाँ पर इंसान का भी बच पाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए जब भी मुगलों ने नेपाल पर आक्रमण करने की कोशिश की तो उनके सैनिकों की भी बड़े पैमाने पर मौत हो गई, जिसके बाद मुगल ये समझ चुके थे कि नेपाल पर आक्रमण करना एक सही रणनीति नहीं है, जिसके बाद उन्होंने नेपाल को उसकी स्वतंत्रता के साथ ही छोड़ दिया।
इसके अलावा नेपाल को अपने अधिकार में लेने का भी मुगलों को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेपाल पहले से ही मुगल शासकों की मदद करते आ रहा था और मुगल साम्राज्य और तिब्बत के बीच एक अच्छा व्यापारिक रिश्ता भी था, जिसके कारण अगर मुगल नेपाल पर कब्जा भी कर लेते तो तिब्बत से उनके रिश्ते खराब हो जाते और उस समय मुगल व्यापार में इतना बड़ा लॉस झेल नहीं सकते थे। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि नेपाल गरीब था इसलिए मुगलों ने उस पर कब्जा करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की होगी, तो आपको बता दें कि नेपाल गरीब देश कभी भी नहीं था, बल्कि लंबे समय से ही नेपाल भारत, तिब्बत और चाइना के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था, जिसके कारण अपने आप ही नेपाल की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रही है। पर नेपाल से ज़्यादा समृद्ध भारत था और नेपाल पर हमला करके उसे जीतने में ज़्यादा नुकसान मुगलों और अंग्रेज़ों को झेलना पड़ता। उसकी तुलना में उन्हें नेपाल से उतना फ़ायदा कभी नहीं मिल सकता था। उस समय नेपाली लोग काफ़ी उग्र भी हुआ करते थे और मुगल शासक ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने नेपाल पर कब्जा भी कर लिया तो ये लोग विद्रोह कर सकते हैं और मुगल साम्राज्य को काफ़ी हानि पहुंचा सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह बिल्कुल सही नहीं था और अगर नेपाल के प्रदर्शन पूरे भारत में फैल जाते तो इससे भारत में मुगल शासन की नींव भी कमज़ोर पड़ सकती थी। यानी नेपाल पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करना मुगल खजाने और उनके साम्राज्य का अस्तित्व ही हिला सकता था, इसलिए वो इस तरीके की परेशानी से दूर ही रहना चाहते थे। इसलिए भी बाहरी आक्रमणकारी और मुगल शासकों ने यह फैसला किया कि नेपाल पर कब्जा करने से अच्छा उससे दोस्ती करना होगा और ऐसा ही बाद में मुगलों ने किया, जिसके बाद मुगल और नेपाली लोगों के बीच अच्छे रिश्ते स्थापित हुए और तिब्बत और भारत में बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाने लगा, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था जो विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी उसने भी तेजी पकड़ी। यह भी एक वजह थी कि मुगल और अंग्रेज ने अपना ध्यान नेपाल से हटाकर भारत और भारत की अर्थव्यवस्था पर ही लगाया और यहाँ के राज्यों को जीतकर यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करते चले गए। जब अंग्रेजों ने भारत में अपना कब्जा करना शुरू किया तो 1814 में नेपाल और अंग्रेजों के बीच एक बहुत बड़ी एंग्लो नेपाल वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज पूरी तरह से नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन नेपाल के एक बहुत ही समृद्ध इलाके को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज चाहते तो नेपाल पर ज़्यादा कब्जा कर सकते थे, लेकिन इस दौरान तक अंग्रेजों का इतना ज़्यादा खर्चा और नुकसान हो चुका था कि अब वह पूरे नेपाल के साथ युद्ध लड़ने की हालत में नहीं थे। इसलिए अंग्रेजों ने नेपाल के एक छोटे से इलाके पर कब्जा करके उसके साथ सुगौली की संधि साइन की और जिसके बाद अंग्रेजों ने नेपाल को एक स्वतंत्र देश बना दिया और इसके बाद कई बार ब्रिटिश राज में नेपाली गोरखा ने अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक बनकर भारत में काम किया और इस दौरान नेपाली गोरखा सैनिक की मदद से अंग्रेजों ने भारत में चल रही कई बड़े आज़ादी के प्रदर्शन को दबाया भी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।